मैं हूं अभिषेक बारेड और आप देख रहे हैं धमचिक की चुनावी यात्रा पूरे राजस्थान में जारी है और इस वक्त जैसलमेर की दूसरी विधानसभा जो है उसमें पहुंची हुई है, जिसका नाम है पोखरण। पोखरण शक्ति स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर एक चौपाल हमको मिल गई और कुछ साथी हमारे बन गए यहाँ पर, तो हम सियासत की बातें जान लेते हैं इनसे। काफ़ी धमचिक लोग हैं ये। तो योगी जी आए, ठीक है, तो माहौल में कुछ तब्दीली आएगी उससे? पहले तो आप अपना नाम बता दें। मनीष पुरोहित नाम है मेरा, पेशे से एडवोकेट हूँ मैं। एडवोकेट से बहुत डर लगता है। नहीं, डरने की कोई बात नहीं, हम न्यायप्रिय बात करते हैं। योगी जी के आने से यहाँ पे जो माहौल 21 था वो 25 हो गया। और अच्छा, पहले भी 21 था? पहले 21 था। पहले राम राज्य दबा हुआ था, अब खुल के राम राज्य हो गया यहाँ पे। अच्छा, फिर वही भगवा वाली बातें? भगवा ही है, पूरा हिंदुस्तान भगवा में होगा। भगवा में हिंदुस्तान भगवा में होगा, बिल्कुल भगवा में होगा, घर घर में राम होगा। आप इनकी बात से सहमत हैं? एकदम बराबर सहमत है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। ये बात, इससे हम दीगर कुछ सवाल और पूछ लेते हैं आपसे। एक जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हमको देखने के लिए मिली वो ये है कि इस बार फकीर और संत में टक्कर है पोखरण में। तो ये टक्कर कैसी होने वाली है? ये टक्कर है ही नहीं, आपको टक्कर लग रही है। ये टक्कर 1,50,000 वर्सेज 45,000 की है, तो आप बताओ कैसी हो सकती है? आप खुल के बताएं। मैं आपको खुल के बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पे टक्कर नहीं है। यहाँ पे जो राष्ट्रवादी वोट है और जो बिल्कुल ध्येय बना के बैठे वो 1,45,000 है, और केवल जो कांग्रेस ने और जाति विशेष में सिमटे हुए हैं वो 45,000 वोट है। लेकिन कार्ड तो खेला गया है, धार्मिक कार्ड जो है वो तो खेला गया है। कहाँ धार्मिक कार्ड? हमारे पहले शैतान सिंह जी थे, वापिस शैतान सिंह जी थे, इस बार प्रतापपुरी जी है। धार्मिक कार्ड तो वो खेल रहे हैं, साले मोहम्मद साले मोहम्मद साले मोहम्मद। उनका कैंडिडेट ही दूसरा नहीं है। ये हमने प्रतापपुरी जी से भी सवाल पूछा था कि 48 घंटे में एक अफसर का तबादला यहाँ से किया गया, ठीक है, और गाजी फ़कीर का नाम हम खुल के ले सकते हैं। तो गाजी फ़कीर की जो सियासत थी, यहाँ की जो राजनीति है, उसमें साले मोहम्मद उनके बेटे हैं और विधायक भी रहे हैं। विधायकी के दौरान भी आपको कभी ऐसा लगता है कि मतलब राजनीति धार्मिक रंग ले लेती है? 48 घंटे में आप खुद बता रहे हो ट्रांसफर हो गई, क्या वो लेकिन मैं इससे आगे जाके ये बात भी कहूँगा कि अशोक गहलोत ने ऐसा कहा था कि ये एक रूटीन ट्रांसफ़र था, लेकिन कुछ लोग इसको पचा नहीं पाते आपके हिसाब से, क्योंकि आपके एरिया की, आपके क्षेत्र की बात है। तो आप लोग ग्राउंड पर कैसा सोचते हो, सियासत से आगे इस बात को कैसे सोच पाते हैं? अगर रूटीन ट्रांसफर होती तो 2-4 ऑर्डर और भी होते। एक सिंगल एसपी की ट्रांसफर रूटीन में नहीं होती है, और जब वो मुद्दा गरमाया गाजी फकीर का उसी समय होना, इसको रूटीन में क्या आप ले सकते हैं? हमारी जगह होते तो नहीं, हमारा तो कोई पक्ष ही नहीं होता, हम तो निरपेक्ष होते हैं, हम तो आप ही लोगों से पूछते हैं। कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है क्या? कभी सिंगल ऑर्डर होता है क्या रूटीन में? रूटीन में लिस्ट निकलती है 2 की, 4 की, 5 की। सिंगल ऑर्डर कभी रूटीन में होता नहीं है, हमने नहीं सुना है। ऐसा होता हो तो आप देखो। तो आपका मतलब ये है, आपकी जानिब से जो चीज़ हम जान पाए वो उसका सीधा मतलब ये है कि इसमें सियासत थी। एक अफसर को काम नहीं करने दिया गया, अफसर ने आरोप भी लगाए, फिर मुकुल पंकज चौधरी जो उनकी वाइफ हैं, लेकिन अब तो वो कांग्रेस के साथ आ जुटी हैं। ये तो कांग्रेस का मतलब साले मोहम्मद थोड़ी है। नहीं, कांग्रेस का मतलब साले मोहम्मद तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस से उनका जुड़ाव तो है। कांग्रेस से उनका जुड़ाव हो सकता है, हो रहा है, उनको लग रहा है ये व्यक्ति जो है कांग्रेस को यहाँ खत्म कर रहा है, ये हो सकता है उस समय, तब उसने जांचा। तो आपने इसको एक अलग डिप्लोमेसी दे दी कि जो पंकज की वाइफ है, मुकुल पंकज चौधरी जो हैं, वो अभी मानवेंद्र सिंह के साथ में आ जुटी हैं, तो आपने इसको थोड़ा अलग रंग दे दिया। क्या इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? नाम तो आप भी बताएं। नरेश राठी। हाँ, राठी जी आप बताएं। मेरे को इतना भाई पॉलिटिकल में ज़्यादा ध्यान नहीं है। इनको ज़्यादा पॉलिटिक्स पता नहीं है, और ये हमसे पहले भी कह चुके थे कि एडवोकेट साहब से हम ज़्यादा सवाल करें, ठीक है। युवाओं की बेसिक समस्याएं क्या क्या हैं आपके हिसाब से पोखरण में? मनीष भाई बताओ, नाम बताएं। मेरा नाम मनमोहन झंगानी है। युवाओं के लिए बेसिक यहाँ पे ये है कि साले मोहम्मद का जो पिछला शासन था तो वो जीते 339 वोटों थे, पर पिछले शासन में गांव का जो माहौल है वो काफ़ी ख़राब रहा।
जैसे में ये है कि जो उनकी जो लॉबी रहती है, मतलब कि पोखरण को जो धार्मिक रंग दिया है, पोखरण को चुनाव को धार्मिक रंग दिया है, वो साले मोहम्मद ने दिया है, कांग्रेस ने दिया है। क्योंकि साले मोहम्मद एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं, गाजी फकीर एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं, तो उनके बेटे हैं तो वो भी धर्मगुरु हैं, तीसरी बार उनको लाए हैं। तो मुस्लिम धर्मगुरु को 3 बार उतारना, और जब पहला चुनाव हुआ था उस समय इतना धार्मिक माहौल नहीं था राजनीति का, पर वो मुस्लिम धर्मगुरु के कारण फिर दोबारा तिबारा अभी भी जो माहौल है वो हिंदू मुसलमान जो धार्मिक रंग चढ़ गया है, वो इसी कारण है कि कांग्रेस ने तीसरी बार एक मुस्लिम धर्मगुरु को उतारा है। लेकिन धार्मिक रंग तो बीजेपी पर भी चढ़ा है। बीजेपी की लिस्टें आई, आपने देखी, तो लिस्ट में अल्पसंख्यकों के नाम कम कर दिए गए और एक मंत्री को उठाकर टोंक भेज दिया गया। वो तो क्या है सर, वो तो जो होता है वो बीजेपी का जो आला कमान है वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कैसे करना है, क्या करना हमेशा है। ये कह देते हो जब बचाव पक्ष में हम आपसे वकील साहब से तो जानेंगे ही, क्योंकि आप ही बचाव कर पाएंगे। जैसे युवाओं के तो यहाँ मुद्दे हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोजगार का हर जगह पे है। पोखरण कॉन्स्टिट्यूंसी में रोजगार के मुद्दे को लेकर ज़्यादा कोई बात नहीं करता है। जैसे कांग्रेस में तीसरी बार साले मोहम्मद यहाँ से टिकट लेके आए हैं, पर आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलेगा कि उन्होंने कहीं कोई रोज़गार की बात की हो। उनके वजह से यहाँ पे रोज़गार छिने हैं। रोजगार छीनने से आपका तात्पर्य हम जान सकते हैं? रोज़गार छीनने का तात्पर्य ये है कि जैसे यहाँ पे कंपनी आई थी जो ये सोलर प्लांट वगैरह लगे थे, तो सोलर प्लांट वगैरह जो कंपनियाँ लगी थी उसमें सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, जो भी एलिजिबल है, जो वहाँ काम कर सकते हैं उनको। पर उन्होंने जो है समुदाय विशेष में अपने समुदाय विशेष को ही ज़्यादा स्थान दिया था, तो सबको बराबर रोज़गार मिले, वो सबको बराबर रोज़गार नहीं मिले थे, और ये भी बहुत बड़ा रोष का कारण था और आज भी है। तो पुराने शासन को देखते हुए आज भी लोग थोड़े डरते हैं कि वापस वही होगा, लेकिन ये तो उनके साथ नहीं सीधी सीधी टक्कर हो गई है ना, अल्पसंख्यकों की टक्कर हिंदुत्व से होने वाली है। ये कांग्रेस ने आपके करवाई हिसाब है। से सच कह रहे हैं हम? अभी सही है। अभी सही है, मतलब टक्कर जो है वो हिंदुत्व और कांग्रेस का जो जातिगत आधार होता है हमेशा उसकी टक्कर होने वाली है आपके हिसाब से? हाँ वही टक्कर वही है। तो इसमें हम संवैधानिक स्थितियां तो भूल जाते हैं, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना तो हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, यहाँ से हमारी संवैधानिक प्रस्तावना शुरू होती है। तो आम आदमी इस जातिगत आधार में कुचला नहीं जाएगा आपके हिसाब से? क्योंकि आप एडवोकेट हैं, हमने आपको संविधान की प्रस्तावना धर्म की बताई। राजनीति नहीं करते हैं, हम संत को लाए हैं और सनातनी धर्म संत है जो सुख शांति चाहते हैं, और ये एक समुदाय विशेष को लेके आए। हम संत को लाए हैं जो किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं, संत है वो। अभी ये कॉन्ट्राडिक्शन है, एक विरोधाभास है, क्योंकि आप जब शुरू में कह रहे थे तब आपने उस विरोधाभास को अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया है, थोड़ा सा। संत का काम ये होता है, अपने धर्म की रक्षा तो वो करता है, लेकिन दूसरे धर्म की रक्षा करता है, दूसरे धर्म को कहीं चोट नहीं पहुंचाता। अच्छा, और एक धर्म विशेष का व्यक्ति होता है, वो केवल अपने ही धर्म की रक्षा करता है, दूसरे धर्म को हटाते हुए रक्षा करता है अपने धर्म की। संतों में ये फर्क होता है, संत अपने धर्म की रक्षा करता है और दूसरे धर्म का सम्मान करता है, इसलिए हम संत को लेके आए। इनसे भी सवाल पूछ लेते हैं। सड़क, चिकित्सा, इनकी हालत क्या है? अच्छी है बीजेपी के राज में हमारे यहाँ तो। सर मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में रोड राज तो अब आएगा बीजेपी का आपके हिसाब अभी भी है, आएगा, यही रहेगा। मतलब पोखरण की वर्तमान में अच्छी स्थिति है। तो इन्होंने ये डिप्लोमेटिक उत्तर नहीं दे पाए उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर साले मोहम्मद थे। नहीं, कहाँ थे? आप रॉन्ग हो, मैं रॉन्ग नहीं हूँ। अच्छा, मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन आपने कहा कि वो जब विधायकी कर रहे थे पिछली बार, तो उनके शासन में सड़कें वगैरह नहीं बन पाई। कुछ नहीं बन पाया। उससे पहले जब सांग सिंह जी थे तो यहाँ पे बॉयज कॉलेज आई थी। अच्छा, उससे पहले कॉलेज नहीं थी पोखरण में। फिर सालेमो जी आए तो एजुकेशन फिर रुक गया, और शैतान सिंह जी वापस विधायक बने तो वापस यहाँ से गर्ल्स कॉलेज अलग से आ गई। एक चीज जो हमने महाराज श्री से भी आपके पूछी थी, प्रतापपुरी से, उनसे भी हमने ये पूछा था कि लोग ऐसा क्यों चाहते हैं कि गहलोत मुख्यमंत्री होने चाहिए और सरकार बीजेपी की होनी चाहिए? इसका भी कोई जवाब है किसी के पास? गहलोत मुख्यमंत्री होने चाहिए और हाँ, कई लोगों ने हमसे ये कहा कि हम चाहते हैं कि गहलोत तो मुख्यमंत्री हों और सरकार बीजेपी की हो,
पॉसिबल नहीं है, लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सरकार तो बीजेपी की होनी चाहिए, गलती से भी कहीं कांग्रेस की बन जाए तो फिर अशोक गहलोत जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो दूसरों की तुलना में कांग्रेस में थोड़ा भला आदमी है। अच्छा अच्छा, आपने इसको भी मतलब एडवोकेट वाली स्थिति में थोड़ा सा सुधार कर लिया। हकीकत यही है, हकीकत यही है। अगर कांग्रेस में आज राष्ट्रीय लेवल तक कोई नेता है तो केवल अशोक गहलोत है। इस बात का सीधा सीधा अगर हम मतलब निकालें तो मतलब ये है कि वसुंधरा राजे के खिलाफ जो माहौल है वो अभी तक उसमें सुधार नहीं हो पाया है। बीजेपी जो जिस स्टैंड पे है ना, उसके नजदीक कहीं अगर कांग्रेस का कोई नेता पूरे हिंदुस्तान में है ना तो अशोक गहलोत ही है, और कोई यही नहीं। तो अशोक गहलोत को तो आप भी सराहते हैं। हाँ, हम ये सराहते हैं कि हमारे पास जैसे 100 योद्धा है ना, वहाँ एक मात्र योद्धा अशोक गहलोत है। वो थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहा है कांग्रेस को, बाकी कुछ नहीं, डब्बा गोल है। आपके हिसाब से भी कोई समस्या आप अपने आसपास देखते हैं, युवा हैं आप नाम बताएं। आशीष जोशी। जोशी जी, कुछ समस्याएं देखते हैं समस्याएं बीजेपी कांग्रेस से मैं अलग जाकर? समस्याएं कांग्रेस में खुद में घुस चुकी है। कांग्रेस जो हर स्तर पर आप देख सकते हो, एक घर को, एक परिवार को चला रही है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे यहाँ पे फकीर जी हो। गाजी फकीर, ठीक है, साले मोहम्मद पूर्व विधायक, अब्दुल्ला फकीर पूर्व जिला प्रमुख, अमरदीन प्रधान, तो ये राजनीति क्या उनके घर में सिमट के ना रहेगी। लेकिन यहाँ अगर शैतान जी ने जो काम करा है वो कोई विधायक नहीं करवा सकता, लेकिन जनता में अगर थोड़ी सी भी उनके के कारण नाराजगी जो थी उनकी जगह एक संत को टिकट दिया। तो सबसे बड़ी जो संविधान आप कहते हो वो संविधान क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। जनता ने माना, यहाँ पर जो प्रतापपुरी जी जो उम्मीदवार बीजेपी से वो खुद नहीं आए, जनता ने उनको बुलाया। अगर पिछले विधायक ने इतने सारे काम करवा ही दिए तो फिर संत को क्यों उतारा गया? संत को उतारने का कारण जनता में जो एक नाराजगी किसी भी कारण से हो सकती, वो कारण ही तो खास है। अब कारण तो अब निजी है या पार्टीगत जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट, यही तो हम समझना चाहते हैं कि क्या इस बार मतलब जातिगत आधार पर ये सारा मामला तय किया गया है? अब जब कांग्रेस ने इसको हिंदूवाद मुसलमान का रूप दे दिया, उन्होंने एक फकीर को 30 बार टिकट दिया है जो पिछली बार हारा है 35,000 वोटों से। और राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था कि जो 30,000 से ऊपर या नीचे आ रहे हैं उनको हम टिकट नहीं देंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने शुरुआत की धर्म की, ठीक है। तो अगर एक धर्म का एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार हार रहा है फिर भी उसको पार्टी टिकट दे रही है, तो ये जो संत है जो त्याग के रूप में काम कर सकते हैं, पोकरण की जनता को एक ऐसे रूप में या ऐसे भविष्य में ले जा सकते हैं जो कोई भी विधायक एक त्याग के रूप में नहीं कर सकता, इसलिए इनको प्रतापपुरी जी को लाया गया है। और उसमें पार्टीगत जो संस्था है उसके अलावा जनता का खुद का एक ऐसा हुजूम था कि प्रतापपुरी जी आए, प्रतापपुरी जी आए, तभी प्रतापपुरी जी इस मैदान। लेकिन एक जैसे इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमको समझाया, लेकिन हमने क्योंकि हमारे जो बहुत सारे सवाल जो हैं वो महंत प्रतापपुरी से जो हमने सवाल किए उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन वही सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप जनता हैं। हमने उनसे जो सवाल किया था वो पहला सवाल ये था कि आप राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे, आपके हिसाब से क्यों चले आए? वो जनता के कहने पर आए। ये पोकरण की जनता की परिपक्वता है साहब। जो राजनीतिक जो परिपक्वता है ना पोकरण की, शहर की, वैसे बहुत पुराना हाई लेवल तक अप्रोच रखने वाला शहर रहा है आपने कहा पोकरण। धर्म की रक्षा करने के लिए आए, तो धर्म की हानि हो रही है आपके हिसाब से? धर्म की हानि हो तो उन्होंने कहा है, वो अलग विषय है। मैं ये कहूँगा कि ये परिपक्वता है पोकरण की जनता की। मैं शैतान सिंह जी को जिताया 34,444 वोटों से। उसके बाद में प्रतापपुरी जी महाराज को पोकरण की जनता ने खुद यहाँ बुलाया, वो नहीं आना चाहते थे। वो पहले भी कह चुके, उनके पास मंत्री पद भी है और जहाँ के वो श्रीमंत है तो उनके पास पहले से ही उनकी गादी के हिसाब से भी बहुत अच्छे पद हैं, तो उनको एमएलए लायक तो उनके पास ज़रूरत ही नहीं है किसी तरीके से। पर पोकरण की जनता को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसा कोई बड़ा आदमी मिले, कोई ऐसा संत मिले जो कि केवल सेवा करे और काम कर सके। तो पद और पैसों की तो उनको भूख है ही नहीं, वो तो पहले से उनके पास में बहुत कुछ है। आपके हिसाब से उनकी छवि जो है वो बिल्कुल साफ है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, त्याग उनका जीवन आप कह सकते हैं। उनका जीवन त्याग है। दूसरा शैतान सिंह जी जो यहाँ से विधायक रहे ना, क्षेत्र में शांति काफ़ी अच्छी रही,
लेकिन वो हिंदू धर्म के लिए काफ़ी सहयोगी रहे, लेकिन मुस्लिम थोड़े संतुष्ट नहीं रहे। तो हम नहीं चाहते क्षेत्र में मुस्लिम असंतुष्ट रहे। तो प्रतापपुरी जी वो शख्स है जो हिंदू धर्म के सम्मान के साथ साथ दूसरे धर्म का सम्मान भी जानते हैं। भगवा सबको साथ लेके चलेगा। बिल्कुल, भगवान सबको साथ लेके चलेगा। उनका काम ये नहीं है कि हिंदू धर्म को ऊपर उठाने के अलावा दूसरे धर्म को नीचे गिराए। दूसरे धर्म को उसके स्थान पे आदर देंगे और हिंदू धर्म सदैव ऊपर रहेगा, ये उनका है। ये जिम्मेदारी एडवोकेट होने के नाते आपको लेनी होगी। बिल्कुल ले रहे हैं हम। प्रतापपुरी जी मेरे से पहले ले रहे हैं, वो तो हमारे गुरु है। और सनातन धर्म शुरू से ये जवाबदारी लेता हुआ है, एक दूसरे धर्म को कभी नीचा नहीं दिखाता। ठीक है, तो आप एक आखिरी सवाल जो है कि जनता का मूड अगर आप राजस्थान को समझाना चाहें पोखरण से। पोखरण के जनता का मूड तो सीधा सीधा है, भाजपा की सरकार आ रही है। जो माहौल पहले खराब था वो अब सुधर रहा है। जो माहौल खराब कर रखा था, अशोक जी ने कर रखा था या सचिन जी ने कर रखा था, जब धरातल पे उनके टिकट आए और उनके टिकट कोई कह रहा है बिके, उनके टिकट कोई कह रहा है अपने लोगों को दे दिए, उन्होंने टिकट सब अपने अपने एमएलए को दिए। अशोक जी को लगा कुछ मेरे लोग आने चाहिए और भाजपा ने टिकट जीताऊ कैंडिडेट को दिए। जो आपने बीच में सवाल किया था कि आपने अल्पसंख्यकों के टिकट काटे, हमने अल्पसंख्यकों के टिकट नहीं काटे। हमने जो जीताऊ नहीं थे उनके टिकट काटे। और आप कह रहे यूनिस खान जी को आपने टोंक भेज दिया। हम ये कह रहे हैं यूनिस खान जी राजस्थान के 1 नंबर के मंत्री थे और अल्पसंख्यक वर्ग से वो आते हैं। अगर वो कहते हैं मैं 1 नंबर आदमी हूँ, तो वहाँ जहाँ से हमने टिकट दिया सबसे ज़्यादा वोट वहाँ अल्पसंख्यक के हैं। अगर वो वहाँ से जीत के आते हैं और हमारे को लग रहा है कि अल्पसंख्यक को मंत्री बनाने से हमारे साथ अल्पसंख्यक जुड़े हैं, तो हम 2-4 मंत्री और बनाएंगे, उनको राज्यसभा से ले लेंगे, उनको कोई पद दे देंगे। अल्पसंख्यकों की क्यों, मैं एक बात और जोड़ता हूँ, अल्पसंख्यकों का वोट बैंक भी आपको चाहिए होता है। SC/ST का कानून जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे बहुत सारे स्तर पर हटा दिया, उसमें से कई चीज़ों को हटाया गया, तो आपकी सरकार अध्यादेश से उसको ले आई, वापस ले आई। तो क्या आप चुनाव के नज़दीक ऐसा नहीं चाहते थे कि हम ऐसा कार्ड खेलें? कैसा कार्ड? जैसा कि लोकेंद्र सिंह कालवी ने भी कहा कि सरकार चाहती थी कि इसमें बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं जो उनके वोट वाले बैंक से जुड़े हुए हैं। मोदी जी वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, लोकेंद्र सिंह जी जाति की राजनीति करते हैं, मोदी जी राष्ट्र की राजनीति करते हैं। उनको लगा अल्पसंख्यक भाइयों में कहीं रोष पैदा हो गया, कहीं असंतोष पैदा हो गया, असुरक्षा की भावना पैदा हो गई, तो उन्होंने संशोधन कर दिया और वापस जो वैमनस्य था सामाजिक वो खत्म हो गया। और ऐसा नहीं, नामांकन रद्द होने को लेकर भी एक बात इन दिनों चल रही है, तो उन्होंने मतलब आपकी मुख्यमंत्री ने, हमारी मुख्यमंत्री ने भी गलती से कहीं हेमंत सिंह लिख दिया है। मैंने नहीं सुना ऐसा कुछ। आपने नहीं सुना? उन्होंने अपने पति की जगह पर जो नामांकन में लिखा जाता है पति का नाम, वहाँ पर हेमंत सिंह लिख दिया। तो बहुत सारी पार्टियों ने वहाँ पर अपना विरोध भी जताया है और निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की। ये उसका निजी मामला है कि उनके पतिदेव कौन है हम नहीं जानते। और दूसरी पार्टियों का नहीं, ऐसी घिनौनी हरकतें कांग्रेस की है। बाकी कोई अपने पति का नाम गलत क्यों लिखेंगे? नहीं, गलत मतलब नहीं है, गलत नहीं है। इसमें यह है कि किसी भी परित्यक्ता को अगर, क्योंकि आप एडवोकेट हैं इसलिए हम आपसे ज़्यादा अच्छे ढंग से समझना चाहते थे इस बात को कि कोई भी परित्यक्ता जो है वो अपने पति का नाम जो है वो कहीं पर इस्तेमाल नहीं कर सकती। ना तो मैडम ने कभी ये कहा कि मैं परित्यक्ता हूँ, ना मैंने कभी ऐसा अखबार में पढ़ा। लेकिन ये ऑफेंसिव है, अगर तलाक की स्थिति में ये ऑफेंसिव तो है। तलाक की स्थिति है, लेकिन अभी तलाक का ना तो मैंने कभी कोई डॉक्यूमेंट देखे, ना कभी अखबारों में पढ़ा। ऐसा कुछ पढ़ा नहीं मैंने। तो जब तक सार्वजनिक मंच पे या ऐसे डायरेक्ट पता नहीं चलता अपने को, अपन कैसे परित्यक्ता मान सकते हैं? तो आप लोग हमारे साथ जुड़े, एक अच्छी चौपाल में हम लोगों के साथ में आपने बातें की। सरकार किसी की भी बने, लेकिन एक अच्छी सरकार आए और आम नागरिक उसमें कुचला नहीं जाए, उसके हितों की अनदेखी नहीं हो। तो इस बात से तो आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। और हम ये चाहते हैं इस बार बीजेपी की सीटें 105-10 आए, ताकि थोड़ा विपक्ष मजबूत हो और रामेश्वर जी डूडी की तरह चुपचाप बैठे नहीं रहे। तो पोखरण में जनता का मूड आपने समझा। हम किसी भी नई जगह पर आपके साथ में फिर इसी चुनावी यात्रा में होंगे। तब तक आप दमचेक मचाते रहिए।